हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 लेक्चर इस मोशन इन प्लेन के हम लोग कर चुके हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिकली वो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे। किस पे होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इससे पहले हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ वेक्टर हो चुका था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो चुका है आपका। अब हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का स्टडी करने। तो फटाफट से पेन बुक और अपनी कॉपी सामने निकाल लीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स आप प्रोवाइड करेंगे उसको आप कॉपी में मेंटेन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली हेडिंग आपका होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे एक रूल है हमारे पास, जिस रूल का नाम है हम डिटरमिनेंट रूल। जरा हेडिंग लगाइएगा, डिटरमिनेंट रूल। डिटरमिनेंट रूल। जब भी आपको दो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल सिखाने जा रहा हूं, जिस रूल का नाम है डिटरमिनेंट रूल। ये क्या होता है डिटरमिनेंट रूल? जरा मेरी ध्यान से बात समझिएगा। इस तरीके से आपको करना है और यहाँ पे लिखते हैं 2/2। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ मान लेते हैं 5 है। इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ 2/2। इसका ये मतलब होता है कि इसमें आपके दो ठो ये डिनोट करेगा दो ठो रो हैं और ये डिनोट करेगा आपके दो ठो कॉलम हैं। ये हमारे पास पहला रो और ये हो गया हमारा दूसरा रो, ये हो गया हमारा पहला कॉलम और ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट कितने का है? ये 2/2 का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और इसके बीच में लगाते हैं साइन माइनस का और इसको 4 3 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -2 आंसर। तो ये है हमारा डिटरमिनेंट 2/2 का। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, बीच में आपको फॉर्मूले का रखना है माइनस, बीच में आएगा माइनस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 12 आपको मिलेगा -2 और ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट 2/2 को। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, तब आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, हो गया ये? ओके। तो इसी तरीके से हम 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो जब आपको डिटरमिनेंट 2/2 का सॉल्व करना हो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसी तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है 2/2 का। अब हम चलते हैं, अगला सॉल्व करते हैं 3/3 का। देखिए किस तरीके से वो सॉल्व होता है। इसको इरेज कर देते हैं।
अब हम देखेंगे 3/3 का, 3/3 का किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा है डिटर्मिनेंट 3/3 का, 3/3 का। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ आई कैप हो, यहाँ जे कैप हो और यहाँ के कैप हो। यहाँ कोई मान लेते हैं ये हमारा ax है, ये हमारा ay है और ये हमारा az है। यहाँ मान लेते हैं bx, यहाँ मान लेते हैं by और यहाँ मान लेते हैं bz। क्या है ये bz है। इस तरीके से हमको 3/3 का दिया है। 3/3 मतलब यहाँ 3 रो हैं और 3 ये हमारा कॉलम है। क्लियर है बात। 3 आपके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 रो हो गए, 1 2 3 और ये हमारे 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये हमारे आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 और ये हमारा C1 C2 C3। तो ये हमारे 3 ठो रो हो गए और 3 ठो कॉलम। इसको तो हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इसको हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट है 3/3 का, 3 रो और 3 कॉलम है। अब सवाल उठता है कि हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से आप लोग एकदम समझिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो आपका आई कैप है इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग इस तरीके से। इस आई कैप को सेलेक्ट किया तो ये जो आपका ये पूरा ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो पहली रो है वो आपका गायब हो जाएगा। आई कैप को सेलेक्ट किया तो इस वाले को आप गायब कर देंगे, ये बचेगा हमारे पास। आई कैप को सेलेक्ट किया तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका पूरा गायब हो गया, सिर्फ आपका ये बचा। और ये तो क्या, ये 2/2 का दिखाई दिया आपको। तो 2/2 कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ। तो यहाँ मिलेगा आपको AYBZ माइनस AZBY हो गया। अब जरा बात समझिए, पहली बार आपको जब आई कैप सेलेक्ट करेंगे तो पहली बार आपको पॉजिटिव आई कैप लेना है यहाँ पे। दूसरी बार आप यहाँ जे कैप को सेलेक्ट करेंगे लेकिन माइनस जे कैप लिखेंगे। एक बार प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट जाना है, लेकिन पहली बार आपको आई कैप के साथ क्या रखना है, प्लस लेके चलना है। तो यहाँ आई कैप को मैंने पहली वाली कॉलम को सिलेक्ट किया आई कैप, तो उसी का रो और उसी का कॉलम गायब, ये बना आपका 2/2 का। अब जे कैप को सेलेक्ट करेंगे तो जे कैप वाले कॉलम और उसका जो रो है उसको गायब कर देंगे। इस वाले जे को सेलेक्ट करेंगे आप तो ये वाला पूरा गायब हो जाएगा और ये वाला पूरा गायब। आपके पास बचेगा AXBZ माइनस BXAZ या AZBX। अब सेलेक्ट करेंगे के कैप को, तो लेकिन प्लस के कैप यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे, प्लस के कैप। इधर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के कैप है, तो इसके कॉलम को और इसके प्रो को पूरा गायब कर देंगे तो बचेगा AXBY और BXAY। तो यहाँ बच जाएगा आपका AXBY माइनस बचेगा आपका AYBX। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। पहली बार आपको आई कैप को सेलेक्ट करना है तो इसी के कॉलम को और इसी के रो को गायब करी तो ये 2/2 का मिल गया। जे कैप को मैंने सेलेक्ट किया पहली बार प्लस, दूसरी बार माइनस जे कैप, तो ये वाली कॉलम और ये ऊपर का रो गायब, तो AX और ये बचा और ये बचा। इसको सेलेक्ट किया मैंने के कैप तो इसकी कॉलम और ये पूरा रो गायब, तो AXBY माइनस AYBX बचा।
ये बात समझ में आई आपको? इतना नोट करिए, तब आपको समझाते हैं आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। नोट करिए इसको। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाएं। ओके, इसको मिटाते हैं, ज़रा मिटा दें। अब थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक या दो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो इसे पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आई कैप जे कैप और यहाँ दिया है हमको के कैप, और ये हमारे पास दिया है 2 - 3 2 - 3 6 और 1 1 - 1 1 1 -1। इसी को सॉल्व करना है आपको। ये डिटर्मिनेंट आपका 3/3 का है। इसको लिखिएगा मत, आप समझ जाइएगा, ठीक है? तो करेंगे क्या, एक बार प्रेस ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार, उसका हम बताते हैं आपको, और आंसर मैच कर लीजिएगा। ट्राई कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, हम समझाते हैं। पहली बार मैंने आपको बताया आप आई कैप को सेलेक्ट करेंगे तो इसी का कॉलम, इसका कॉलम ये है और इसका रो ये है, तो ये कॉलम और ये रो गायब छोड़ देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मेरी बात समझिएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, तो यहाँ मिलेगा आपको 3 माइनस और माइनस, इसको ऐसे -3 × -1 जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 बचेगा, यानी कि सिंपली क्या बचेगा आपका 3। और एक फार्मूले का माइनस होता है आपके पास, और 1 6 जा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बार जब जाएंगे तो हम जे को क्या सेलेक्ट करेंगे, -j कैप, तो इसी का कॉलम और ये रो आप पूरा गायब कर देंगे, तो आपको 2 मिलेगा, और -1 तो ये हो जाएगा -2, और 1 6 जा 6 यानी -6। आया समझ में? एक बार प्लस एक बार माइनस, तीसरी बार हम सेलेक्ट करेंगे प्लस के कैप, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले पूरे रो को गायब कर देंगे, कॉलम और ये रो, तो आपको मिलेगा 2 1 जा 2 और माइनस, और ये -3 हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये मिलेगा शायद हमको -3i कैप, और ये माइनस और माइनस -8, और ये प्लस हो जाएगा 8j कैप, और ये हो जाएगा आपका +2 और +3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 5, यानी यहाँ मिल जाएगा आपको 5j कैप, ठीक है? तो आंसर आपको दिया गया है इसमें -3i कैप +8j कैप +5k कैप। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको आई कैप को सेलेक्ट करना है, तो इस वाले कॉलम और इस वाले रो को भूल जाइए, क्या ये 2/2 का मिल गया। जे कैप को -j सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये वाली ख़त्म, तो बच्चा सिर्फ 2 1 और 6 1, तो ये भी 2/2 का मिल गया, तो 2 - 2 और -6। के कैप को सेलेक्ट किया तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब, तो 2 1 जा 2 और -3 प्लस माइनस आपका फार्मूले का माइनस है, और ये 1 -3 मल्टीप्लाई करें -5k कैप। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और जल्द से जल्द नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। चलिए, एक हो गया, एक और क्वेश्चन देते हैं, आप इसी तरीके से ट्राई करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मिटाएं इसको। चलिए, कुछ इसी में चेंज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 1 2 3 1 2 और एक दिया आपको 2 - 2 4 2 - 2 4। इसको ज़रा ट्राई करिए, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। आंसर आप
क्वेश्चंस आप लिख लीजिए और इसको ट्राई करिए एक बार, तब हम बताते हैं आगे। ट्राई किया आप लोगों ने? चलिए देखिए क्या है। ये हमारे पास आई कैप है, सेलेक्ट करेंगे इस वाले को और इस वाले को गायब, 1 4 जा 4 और -2 × 2 -4 हो जाएगा और एक फार्मूले का माइनस और इसको मल्टीप्लाई करने पे -4 मिला, इस तरीके से। क्लियर है? अब -j कैप सेलेक्ट करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये वाला कॉलम और ये रो गायब, तो ये बचा ये और ये और ये, तो 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4 और फार्मूले का -4 प्लस आपको मिलेगा के कैप। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे के, तो ये वाला कॉलम और ये रो गैप, तो 3 2 जा -6 और ये 2 1 जा 2 यानी -2। क्लियर है? तो ये हमारा बचेगा आई कैप और 4 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ये -j और ये 8 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 प्लस हो जाएगा यहाँ पे के कैप और माइनस माइनस ये -8 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या हम, 8 आई कैप -8 जे कैप और -8 के कैप। आया है आंसर? मैच करिएगा अपना। हाँ, 8 आई कैप -8 जे कैप और -8 के कैप, ये हमारे पास आंसर है। राइट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट करिए, तब आगे चलते हैं हम। क्लियर है? ओके, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 2/2 और 3/3 का। इसी का यूज हमको करना है सिर्फ, ठीक है? तो इस रूल को आप याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट रूल किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो आगे जब हम पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? अभी मैंने आपको सिखाया डिटर्मिनेंट रूल किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है, इसको जरा हम लिखते हैं और समझाते हैं आपको। क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली, लिखते जाइएगा आप लोग भी, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, experimentally it is found that product of two vectors sometimes gives a scalar and sometimes gives a vector hence we defined the product of vector in two ways. क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया गया, अरे सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, हमारे पास कंसेप्ट क्या है, जरा मेरी बात समझिए। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया
कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये कुछ समय आपको स्केलर देता है और किसी टाइम ये आपको वेक्टर देता है। दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो एक टाइम हो सकता है आपको स्केलर दे और एक बार हो सकता है कि वेक्टर दे। इसीलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट, पहला हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसी में वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट और एक हो गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर दो तरीके से डिफाइन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? इतना पहले अपने कॉपी में नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, तब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। इन दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डील करेंगे स्केलर को, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को, फिर डील करेंगे वेक्टर को और इसकी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, या उसी को कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इसको इरेज करते हैं और पहली हेडिंग लगाइए आप स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहली हेडिंग लगाइएगा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहला हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसमें लिखिएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by vector a dot vector b, is denoted by vector a dot vector b. So it is also called scalar product, so it is called dot product बोलते हैं इसको, so it is called dot product. Its magnitude is equal to वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। thus we have
वी हैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज कॉल्ड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ जो टर्म आएगा मल्टीप्लिकेशन में वो आपका जाएगा कॉस थीटा का। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा आपका कॉस वाला जाएगा, और यही अगर ए क्रॉस बी रहता तो यहाँ पे आपका साइन थीटा आता। क्या आता? साइन थीटा। जबकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा इसी को स्केलर कहेंगे, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की कतई नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि ये हमारा स्केलर है और स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिएगा, ए बी तो रहेगा ही दोनों का मैग्नीट्यूड, उसके साथ मल्टीप्लाई आपका होगा कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हमेशा हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, तो जब भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। तो डॉट वाले के साथ हमेशा आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा स्केलर के फॉर्म में, और क्रॉस में जाएंगे तो आपको ए बी साइन थीटा, वहाँ दोनों डील करेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसको नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया? ओके। अब जरा आगे देखिए क्या है, इसको मिटाएं। ओके, अब जरा मेरी बात समझिए, आगे और क्या है इसको जरा नोट पॉइंट में लिखिएगा, जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे? नोट पॉइंट क्या है जरा देखिए। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और ये हमारा एक वेक्टर बी है, और इसके बीच की एंगल क्या है? थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर इस वेक्टर ए को देखें तो वेक्टर ए का एक कंपोनेंट जाएगा वेक्टर बी के एलोंग, और एक कंपोनेंट इसी के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? इस तरीके से आएगा। तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के साथ जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर बी का एक कंपोनेंट जाएगा आपका कहाँ पे? वेक्टर ए के साथ। देखिए कैसे है, हम यहाँ से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर, और एक हम यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है? तो अगर इस वेक्टर बी को हम तोड़ें, इस वेक्टर बी को, इस वेक्टर बी का कंपोनेंट कहाँ कहाँ जाएगा? इस वाले वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? इस वेक्टर ए के लिए बनेगा ए साइन थीटा। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट, एक वेक्टर बी के एलोंग ए कॉस थीटा, और उसी के परपेंडिकुलर आपका आएगा ए साइन थीटा। जब वेक्टर बी की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? वेक्टर बी के लिए, तो यहाँ पे जो वेक्टर ए मिलेगा ये ए कॉस थीटा तो मिल गया,
और इसी के परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा ए साइन थीटा। ये तो सही लिखे थे हम। अब इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट, एक यहाँ जाएगा तो इस वेक्टर बी के लिए ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और एक इसी के परपेंडिकुलर आपका इस तरीके से जाएगा वेक्टर, और वो हो जाएगा बी साइन थीटा। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए के एलोंग कंपोनेंट जाएगा बी कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ में आया मेरी बात? और इस वेक्टर ए के लिए इस वेक्टर बी के एलोंग एक कंपोनेंट जाएगा ए कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा। तो जरा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसका मतलब ये समझिएगा कि इस वेक्टर के लिए ये वाला साइड कितना एंगल बना है, थीटा, तो इधर जाएगा इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ये वेक्टर भी इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर जाएगा बी कॉस थीटा। वेक्टर ए के एलोंग वेक्टर बी का कंपोनेंट, और वेक्टर बी के एलोंग वेक्टर ए का कंपोनेंट कॉस थीटा। बस। तो ए डॉट बी को हम लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। लिखते हैं इसको इस तरीके से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्या ये बी कॉस थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। इस वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा किस वेक्टर के एलोंग है, वेक्टर ए के एलोंग। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। यानी वेक्टर बी का कंपोनेंट किसके एलोंग जाएगा, वेक्टर ए के एलोंग। सिमिलरली इसी तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी। जिधर आप जिस वेक्टर के एलोंग कंपोनेंट लेंगे, मतलब आप वेक्टर ए का कंपोनेंट किस वेक्टर के एलोंग ले रहे हैं, बी के, तो बी आपका चला आएगा नीचे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऊपर ही रहेगा। जिसके एलोंग जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड आपको नीचे लेना है और ऊपर लेना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी ऊपर रहेगा, ए डॉट बी ऊपर, जिसके एलोंग जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा। बी के एलोंग जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे, वेक्टर ए के एलोंग जाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे। नोट कर लीजिए इतना, तब आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए हो गया इतना। अब जरा हेडिंग डालिए। ये पूरा स्केलर प्रोडक्ट था आपका। स्केलर प्रोडक्ट मैंने क्या सिखाया कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा। और फिर मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए का मतलब रहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऊपर रहेगा और जिस वेक्टर के एलोंग जाएंगे आप उसका मैग्नीट्यूड नीचे रख दीजिएगा। ए के एलोंग तो उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के एलोंग तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इतना क्लियर है? चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का कुछ कंक्लूजन निकालते हैं या फिर उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टीज। तो जरा देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन में। कंक्लूजन हम लोग क्या क्या निकालेंगे इसका। चल अब मेरी बात ध्यान समझिए। कंक्लूजन में क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग ने अभी पढ़ा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आया था ए बी कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट था स्केलर प्रोडक्ट का। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। केस पहला एराइज करते हैं, यदि थीटा की वैल्यू आपका 0 डिग्री हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा आपका ए बी, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका हो जाएगा ए बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होता है आपका 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जब आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उनके बीच की एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब वेक्टर ए जो है पैरेलल है वेक्टर बी का। जब दो वेक्टर पैरेलल हो, वेक्टर ए का डायरेक्शन भी ये हो और वेक्टर बी का भी डायरेक्शन यही हो, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। उस केस में आपको वेक्टर ए डॉट मिलेगा ए बी। ये आपका पहला केस है, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू कितना डिग्री ले लें? 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का। अगर वेक्टर ए इधर है तो इसी के परपेंडिकुलर आपका वेक्टर बी होगा, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप मिलेगा 0। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या रहेगा? ये ऑलवेज ट्रू है। ये भी आपका ऑलवेज ट्रू है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका ए बी उसी शर्त में होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। नोट कर लीजिए इतना, तब आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, ओके। और आगे देख लीजिए, एक केस और है हमारे पास। मान लीजिए केस नंबर 3 यहाँ लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। अगर हम मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं, उनकी बार 180 डिग्री हो जाए। थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 180 डिग्री, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है आपका -1। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा -AB। मतलब इस पर वेक्टर ए जो है एंटी पैरेलल है वेक्टर बी का।
वेक्टर ए डॉट बी आपको मिल जाएगा माइनस ए बी। तो इस बार अगर वेक्टर ए आपका इस साइड है तो वेक्टर बी आपका इस साइड होगा और दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब वेक्टर ए आपका वेक्टर बी का एंटी पैरेलल होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा माइनस ए बी, क्योंकि cos 180 होता है -1। उसको भी नोट कर लीजिए केस नंबर 3 को। ठीक है, तब तक इधर का हम इरेज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तब तक हम इधर का इरेज करते हैं। अब जरा आगे समझिए क्या है। अब आगे थोड़ा तीसरा देखिए क्या है। रूल नंबर दूसरा क्या है। हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये था हमारा ए बी कॉस थीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा कॉस के साथ ही मिलेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे आप ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, इस बार क्या कहा है कि इफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है अगर ये बराबर हो जाए वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। मेरी बात जरा समझिए, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर दोनों बराबर हो गए, मतलब ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मस्ट है कि सेम होना चाहिए। मतलब कि वेक्टर ए अगर इस साइड है तो अगर ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये आपका वेक्टर बी है, उतना ही डिस्टेंस है वेक्टर बी का भी, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, दोनों का डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि डायरेक्शन एक ही दिशा में होनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब ये दोनों कहलाएंगे आपके इक्वल वेक्टर्स। तो जब ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल जाएगा। ए और बी का भी मैग्नीट्यूड ए और cos 0 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, या ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अगर ए लिए हैं तो ए स्क्वायर, अगर यहाँ बी ले लेते तो बी और बी स्क्वायर हो जाता है, यानी ए स्क्वायर भी हो जाएगा और बी स्क्वायर भी आपका हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल वेक्टर से डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको मिलेगा ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। तीसरा लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स is always 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा 0 कैसे हो जाए, समझिए। कहने का मतलब है दैट इज कि आई कैप डॉट जे कैप हो, या फिर जे डॉट के कैप हो,
या फिर k डॉट आई कैप हो, ये सब की वैल्यू आएगी 0। जी क्यों आया समझ में? देखिए क्यों ऐसे आएगा। मैंने क्या कहा कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हमेशा 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0। कैसे? आई कैप डॉट जे कैप है, इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा जो होता है ये वेक्टर ए और वेक्टर आई और वेक्टर जे कैप के बीच का क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। थीटा किसके किसके बीच की एंगल है? आई कैप और जे कैप। तो ये अगर ये देखिए जरा, मेरा बात समझिए, यहाँ पे आपका बनेगा इधर आई कैप जाएगा और इसी के परपेंडिकुलर आपका चला जाएगा जे कैप, ये जे कैप हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? cos 90 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? ये पूरा टर्म आपका गायब हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप बचेगा आपका 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो आई कैप डॉट जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आई कैप डॉट जे कैप इजकल टू 0। तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इतना नोट करिए, तब आगे बताते हैं आपको कुछ और स्टेटमेंट इसमें। नोट कर लिए, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी सही नहीं था। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0, नीचे मैंने लिखा है। और जब भी आपके दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है और उनके बीच अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर ए डॉट बी आपको मिलेगा ए स्क्वायर, इसके ऊपर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम देखिए। क्या मैंने बताया कि जब दो वेक्टर्स आपके इक्वल वेक्टर्स होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। मैग्नीट्यूड सेम यानी ए का मैग्नीट्यूड वही बी का, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 cos 0 1 ये आपका आगे ए स्क्वायर हो सकता है या फिर बी स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद क्लियर है? ये बी स्क्वायर कैसे आया? किसी का बी स्क्वायर, अरे एक के जगह पे यदि बी रखेंगे, जब एक जगह पे बी रख देंगे तो बी स्क्वायर, और बी के जगह पे ए रखेंगे तो ए स्क्वायर और cos 0 1 होगा। समझ में आया? वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं, सही है? ओके, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए इसको इरेज करें ऊपर। अब चौथा प्रॉपर्टी देखिए क्या है। चौथा क्या है प्रॉपर्टी? चौथा प्रॉपर्टी है आपका, लिखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स dot product of two same unit vectors is always equal to unity, यानी कि 1। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जरा देखिए कैसे। दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप ले लेते हैं
डॉट आई कैप को लिख सकते हैं आई कैप और ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? आई कैप इधर है और ये भी हमारा एक आई कैप इधर ही, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। हो छोटा बनाइए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया। मतलब ये हो जाएगा आपका आई कैप डॉट आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगा 1। है समझिए? और ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी आपका 1, ये भी आपका 1, ये भी आपका 1। आई कैप डॉट आई कैप मिल गया हमें कितना? इक्वल टू 1। तो दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी कि आई डॉट आई हो, जे कैप डॉट जे कैप हो या फिर के कैप डॉट के कैप हो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट 1 मिलेगा। ये हो गया आपका चौथा प्रॉपर्टी। नोट करिए इसको, तब पांचवा बताते हैं आपको। नोट करिए इसको जल्दी से, ठीक है? ओके, अब चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी, यानी कि लास्ट ये हमारा है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है समझिए। पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए। पांचवा क्या है? यदि लिखिए इफ टू वेक्टर्स are given in the component form, two vectors are given in the component form। यदि दो वेक्टर आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए गए हों, कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर ए जो है इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ठीक है? उसके बाद अगर वेक्टर बी हमको दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से दिया है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको क्या मिलेगा? आई वाले को एक साथ ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई क्या होता है आपका 1, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ए वाई बी वाई और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, और ये हो जाएगा उसी तरीके से ए जेड बी जेड। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, जो कंपोनेंट फॉर्म में रहेंगे दो वेक्टर्स। ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमारा है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नोट करिए इसको, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब दो वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, इतना ही। तो जितना मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट का सब थ्योरी और प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कर दिया है।
कल इसके हम न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और उसके बाद चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो मन से आप पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक।